केवल तिरंगा लंबा बड़ा बड़ा तिरंगा फहरा करके केवल दिखावा किया जा रहा है। और वो लोग दिखावा कर रहे हैं जिन्होंने 2003 तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, और आज वो आपसे कह रहे तिरंगा नहीं फहराओगे तो तुम देशद्रोही हो। कितना भी बड़ा तिरंगा फहरा लो, आप जबरदस्ती किसी के दिल में राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं पैदा कर सकते। उस संगठन का प्रमुख आज भी प्रधानमंत्री की बात नहीं मानता है, वो अपनी डीपी नहीं चेंज कर रहा। अरे हम तो कह रहे हैं अगर डीपी चेंज करनी है तो लगाओ सोनी सूरी का डीपी और कहो कि भारत माता इस देश की अगर कोई है तो वो महिला है। अभी उस दिन का इंतजार करिए कि कुछ दिन बाद इसे विश्वविद्यालय में अगली धर्म संसद लगाई जाएगी और कहा जाएगा कि 2025 में कैसे इसे अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बनाना है, और इस विश्वविद्यालय में उसका भी स्वागत किया जाएगा। ऐसा लगता है कि मुझे शर्म आती है कि मैं एक ऐसे देश का नागरिक हूं जहां जुल्म और ज्यादती उस देश को चलाने वाले सत्ता में बैठे निजाम करते हैं और उन्हें कोई सजा नहीं मिलती। मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता और उस पर गर्व करता कि इन लोगों को भी ऐसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका मिला होता, या उस बच्चे को पढ़ने का मौका मिला होता जो कनरम सुरेश है, जिसे आज यहाँ पर केवल यह पहचान बताने के लिए आना पड़ रहा है कि जिन्होंने मेरी उंगलियां काटी हैं वो गुनहगार नहीं है। और इस सभा में आकर के मुझे लगता है कि एक विश्वविद्यालय होने का मतलब सार्थक हो रहा है जब वहां यह सवाल उठाया जा रहा है कि यह देश किसका है, कौन है इसके नागरिक। और वो लोग यहां पर बैठे हुए हैं जो शायद एक झंडा, एक निशान, एक विचारधारा, एक रंग में पूरे भारत को रंगना चाहते हैं, उनके सामने चुनौती है। और वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि ये भारत हमारा कितना है। मुझे भी गर्व होता है बतौर नागरिक कि आजादी के अमृत महोत्सव मनाए जाने के दौरान इस बात को अब सरकारें आपके सामने कह रही हैं कि आप गर्व करिए कि आप भारत के नागरिक हैं। आप गर्व से तिरंगा फहराइए। जी हां, मुझे गर्व होता है कि हम भारत के नागरिक हैं। इसके लिए किसी सरकार से न तो सर्टिफिकेट की जरूरत है और न किसी सरकार या पार्टी के नेताओं से उस दिशा निर्देश की जरूरत है कि मैं कैसे गर्व करूं। लेकिन इस सभा में, इस आम सभा में खड़े होकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शर्म आती है कि मैं एक ऐसे देश का नागरिक हूं जहां जुल्म और ज्यादती उस देश को चलाने वाले सत्ता में बैठे निजाम करते हैं और उन्हें कोई सजा नहीं मिलती। मुझे शर्म है इस बात की कि एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में आपके ऊपर जिम्मेदारी थी कि इस राष्ट्र में जो लोग जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं उनसे रक्षा करने के लिए पुलिस और सेना होगी। मगर मुझे शर्म आती है कि यहां वो लोग इस देश के नागरिक बैठे हुए हैं जिनका आरोप है कि उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती इस मुल्क की सेना और पुलिस कर रही है। मुझे शर्म आती है इस बात पर कि वो जो सब कुछ दिन के उजाले में होता है उसके बाद भी इस मुल्क के हुक्मरान छोड़िए, आंख पर पट्टी बांध करके एक प्रतीक है ना कि तराजू हाथ में है न्यायपालिका के, जो न्याय करेगी, उस न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को भी ये नहीं लगता कि ये जुल्म और ज्यादती किसके ऊपर हुई है और किसने किया है। फिर मुझे याद आता है कि ये कोई नया तो नहीं है। आजादी के अमृत महोत्सव मनाए जाने के 75 वर्षों के बीच भी इसे मुल्क में लक्ष्मणपुर बाथे भी हुआ जिसके सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया। वहां दलितों की बस्तियां जला दी गई लेकिन गुनहगार कोई नहीं। ऐसे मुल्क में शंकर बिगहा हुआ, बेलछी हुआ, नेल्ली का नरसंहार हुआ, कौन जेल में है? वैसे ही बस्तर हो रहा है, वैसे ही गोमपाड़ा के लोग आए हुए हैं और वे भी वही सवाल पूछ रहे हैं कि वो जो 17 लोग मारे गए वो किसकी गोलियों से मारे गए।
किसने उन्हें मारा है? और तो और जिन्होंने उस बात के लिए न्याय की उम्मीद की, वही सबसे बड़े गुनहगार बना दिए गए। यानी अब आप न्याय मांगेंगे तो सबसे बड़े गुनहगार आप हैं। इसलिए मुझे शर्म आती है कि मैं भी इसी देश का नागरिक हूं, और चूंकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक होना चाहता हूं, इसलिए मैं ये अफसोस के साथ, शर्म के साथ कह रहा हूं कि जी हां, इसी भारत के उस इलाके में ये सब हो रहा है जहां आप कभी भारत के नक्शे को अगर बनाएं। हम लोग भी अभी सरोजगिरी बोल रहे थे कि जो सबसे बड़ा इम्तिहान आज भी इस देश में माना जाता है, हम लोग जिस इलाके से आते हैं वहां तो पैदा होते ही लड़कों को कहा जाता है जाओ IAS IPS बनो, सबसे बड़ी नौकरी है। और हमने भी कोशिश की, बहुत अफसोस होता था कि हम पास नहीं कर पाए, मगर आज ऐसा लगता है कि अफसोस नहीं है, फक्र है, वरना उन्हीं की सूची में हमारा भी नाम शामिल होता जो खुद IPS रह करके भी बलात्कार करते हैं और उसके बाद भी इस मुल्क के निजाम उन्हें तमगा पहनाने का काम करते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है इस मुल्क की, और इसलिए यह सवाल यहां से पूछा जाना चाहिए कि उसी UPSC की तैयारी करते वक्त हम लोग पढ़ते थे कि आप भारत का नक्शा जब बनाएंगे तो उस भारत के नक्शे में खनिज संपदा का जो इलाका आएगा, जितनी दूर वो खनिज संपदा भारत के नक्शे में अपनी जगह घेरती है, वो सारा इलाका वही इलाका है जहां आदिवासी अपनी जगह रखते हैं। यानी जब तक आदिवासी हैं वहां, तब तक वो खनिज संपदा लूटी नहीं जा सकती। केवल और केवल युद्ध इतना ही है। ये युद्ध एक ऐसे आजाद भारत में उन सभी नागरिकों को उनका हक दिलाने का नहीं है कि हम विकास करने के लिए आपके इलाके में सड़क बनाएंगे और आपका हम विकास करना चाहते हैं। ये कैसा विकास है साहब? आप जिसका विकास करना चाहते हैं वही लोग कहते हैं कि ये हमारा विनाश है। आप किसानों का विकास करना चाह रहे थे, किसान सड़क पर बैठ गए, 713 से ज्यादा किसानों की शहादत होनी पड़ी। उन्होंने कहा जो विकास आप हमारा करना चाहते हैं वो विकास नहीं चाहिए, किसानों को चाहिए ही नहीं, आप उनका जबरदस्ती विकास कर रहे हैं। जैसे हम इसी विश्वविद्यालय परिसर में हैं और यहाँ एक नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के दरमियान अब एक नई शिक्षा नीति लागू होगी जो छात्रों, शोधार्थियों और शिक्षकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। और छात्र, शिक्षक जागरूक, वो कह रहे हैं कि भाई ये हमें नई शिक्षा नीति नहीं चाहिए, ये हमारा विकास नहीं, विनाश करने वाली शिक्षा नीति है। कैसा विकास आप करते हैं? और वैसा ही विकास आप कर रहे हैं आदिवासियों के ऊपर कि हम तो सड़क बनाना चाहते हैं। साहब एक बार पूछो तो सही कि आदिवासी मांग क्या रहे हैं। और ये देखिए, जैसे शिक्षकों में भी बहुत सारे शिक्षक, प्रोफेसर यहाँ ऐसे हैं ना जो यहाँ अखंड भारत कैसे बनाया जाए इसका सेमिनार करेंगे, उसके लिए विश्वविद्यालय परिसर में छूट है। और इसी जगह पर अगर इस तरह का कार्यक्रम किया जाएगा तो पुलिस प्रशासन, विश्वविद्यालय वो आपसे कहेगा कि ये विश्वविद्यालय में नहीं हो सकता। अभी उस दिन का इंतजार करिए कि कुछ दिन बाद इसे विश्वविद्यालय में अगली धर्म संसद लगाई जाएगी और कहा जाएगा कि 2025 में कैसे इसे अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बनाना है, और इस विश्वविद्यालय में उसका भी स्वागत किया जाएगा। इसलिए यहां पर खड़े होकर के मैं ये सवाल पूछता हूं कि जो खनिज संपदा जितनी जगह उस भारत के नक्शे में घेरती है, उतनी जगह तो आदिवासी भी घेरते हैं। और आपका विकास केवल इतना है कि उस जल जंगल जमीन को उनसे छीन लो, उसके लिए भले आदिवासियों को गोली मारनी पड़े, बलात्कार करना पड़े, उनकी बस्तियों को जला देना पड़े, वो सब जायज है। कैसे इस बात पर गर्व कर ले कोई भारत का नागरिक? केवल तिरंगा लंबा, बड़ा बड़ा तिरंगा फहरा करके केवल दिखावा किया जा रहा है। और वो लोग दिखावा कर रहे हैं जिन्होंने 2003 तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, और आज वो आपसे कह रहे तिरंगा नहीं फहराओगे तो तुम देशद्रोही हो। उस संगठन का प्रमुख आज भी प्रधानमंत्री की बात नहीं मानता है, वो अपनी डीपी नहीं चेंज कर रहा। अरे हम तो कह रहे हैं अगर डीपी चेंज करनी है तो लगाओ सोनी सूरी का डीपी और कहो कि भारत माता इस देश की अगर कोई है तो वो महिला है।
और इसलिए सोनी सूरी की उस बात से मैं अपनी बात जोड़ता हूं, जो किस्सा उन्होंने उस आदिवासी महिला का सुनाया। आप इस बात पर चिंतित नहीं होंगे तो फिर किस बात के आप भारत के नागरिक हैं? वो सवाल पूछिए कि उसने माओवादी एक तरफ, पुलिस प्रशासन एक तरफ, और उनके बीच में वो तिरंगा लहरा रही थी कि हम काला झंडा नहीं फहराएंगे, अब तिरंगा फहराएंगे। वो एक भरोसे का नाम था ना, वो तिरंगे के प्रति भरोसा था, वो भारत के संविधान पर भरोसा था। मुझे अफसोस है उसी महिला ने, जब सोनी सूरी ने ये बात बताई कि कुछ दिनों बाद उन्होंने वो तिरंगा उसे लौटाते हुए कहा कि ये तिरंगा तुम रख लो, ये तिरंगा हमारी लाज की रक्षा, हमारे हक हुकूक से हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता, फिर ये तिरंगा हमारे किस काम का। मैं आखिरी बात कहता हूं, हम सब एक पहचान लेकर पैदा हुए हैं। जैसे मेरी पहचान एक पुरुष होना है, मेरी पहचान एक ओबीसी समाज से आने वाले का है, मेरी पहचान गांव में रहने वाले एक ऐसे लड़के की है कि जो गाय भैंस चराता था, लेकिन उसको इतना मौका मिल गया कि वो 2-3 विश्वविद्यालयों में पढ़ने के बाद एक विश्वविद्यालय में भले ही ठेके पर सही, लेकिन प्रोफेसर तो बन गया। ये मेरी पहचान है। मगर जब मैं अपनी पहचान बदल कर सोचना चाहता हूं और मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर मैं आदिवासी इलाके से होता, या मेरी मां के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरे भाई के साथ, ये जो के सुरेश ये लड़का बैठा है, कभी मनोविज्ञान पढ़िएगा साहब। उस बच्चे को केवल आज ये घूम घूम कर दिल्ली में हिमांशु कुमार जी पोस्ट लिखते हुए अफसोस कर रहे थे, और आज भी यहां बोलते हुए सोनी सूरी भी अफसोस कर रही थी। कभी सोचिए इस बच्चे के मनोविज्ञान पर क्या गुजर रही होगी, जिसे दिखाना पड़ता है कि मेरे हाथ की 3 उंगलियां मेरे बचपन में काट दी गई, और जिसने काटा वो बेगुनाह घूम रहा है, और जो हमारे लिए हक की लड़ाई लड़ा उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। उस मनोविज्ञान को कभी आप समझ पाएंगे? आप कितना भी बड़ा तिरंगा फहरा लो, आप जबरदस्ती किसी के दिल में राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं पैदा कर सकते।